नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक के लेसन 1 के न्यूमेरिकल बताऊंगा। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। तो इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है। पहले नंबर पे दिया गया है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए। यानी कि जब ऊन को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं, और ये भी बताना है कि किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, और उनकी संख्या भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है पॉलीथीन के टुकड़ा 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के ऋणावेश, यानी कि आवेश दिया गया है Q बराबर 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और ये ऋणावेश है। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये पहला पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि इसमें n ज्ञात करना है आपको। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश ये दिया गया है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन का मान बताया गया था। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इसका मान -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान हो जाएगा। इसके बाद चूंकि ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश आता है, तो पहले ही चैप्टर में जब आपको पढ़ाया था तो बताया था हमने कि जब किसी पर ऋण आवेश होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ऊन से रगड़ने पर पॉलीथीन के टुकड़े पर ऋण आवेश आता है, यानी कि पॉलीथीन का टुकड़ा जो है वो ऋणावेशित होता है। तो जब पॉलीथीन का टुकड़ा ऋणावेशित होता है तो इसका मतलब पॉलीथीन के टुकड़े पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता पॉलीथीन के टुकड़े पर हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं। अब इसके बाद उनकी संख्या ज्ञात करनी है, कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हुए हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है Q बराबर Ne। यहाँ से संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि n। तो जब n का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा Q बटे E। इसके बाद इसमें Q का मान रखेंगे -3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और बट्टे E इसका मान है -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जब ये दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30/16 गुणे 10 की घात, ये माइनस का 19 है, जब -19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि प्लस का 19 और माइनस का 7। इसके बाद जब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 गुणे 10 की घात 19 से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12। जब 8 से 15 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 1.87 गुणे 10 की घात 12। तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित हो जाएंगे। अब इसके बाद इसी का सेकंड क्वेश्चन है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संहति का स्थानांतरण भी होता है? संहति का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान से है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो क्या द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि ऊन से पॉलीथीन पर द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो द्रव्य कण हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जो है पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं तो द्रव्यमान भी पॉलीथीन के टुकड़े पर विस्थापित हो जाता है। अगर आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है कि कितना द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ है, तो इसके लिए आपको ध्यान देना है, पहले Me यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसका मान होता है 9.1
गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपने ज्ञात की है कि कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो उसका मान था 1.87 गुणे 10 की घात 12। अब आपको स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो स्थानांतरित द्रव्यमान के लिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 और गुणे 1.87 गुणे 10 की घात 12। तो जब इसका गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 17.017 गुणे 10 की घात माइनस 31 से 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -19। अब इसको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप के लिए बताया था दशमलव एक अंक के बाद होना चाहिए, तो 1.70 गुणे 10 की घात माइनस 18 बाईं तरफ गया है तो दशमलव बाईं तरफ ले गए, तो यानी कि यहाँ पर घात में प्लस का 1 बढ़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -18। तो ये इतना द्रव्यमान जो है पॉलीथीन के टुकड़े पर विस्थापित हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान का मान हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए गए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है? गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य हैं। यानी कि इसमें आपको स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, यानी कि प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। आवेशित तांबे के गोलों A और B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दी है, यानी कि R बराबर दिया गया है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर। तो ये दूरी हो गई। इसके बाद दोनों गोलों पर पृथक पृथक जो आवेश दिया गया है वो 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। पृथक का मतलब दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर दिया गया है 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलम। तो ये आवेश दिया गया है और प्रतिकर्षण बल यानी कि F का मान ज्ञात करना है। तो कूलाम के नियम का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टे R²। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो F बराबर, इसका मान बता चुके हैं, इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। फिर Q1 का मान हो जाएगा 6.5 गुणे 10 की घात -7, फिर गुणे 6.5 गुणे 10 की घात -7 और बट्टे R², यानी कि 50 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 करेंगे तो इसका मान आएगा 42.25 गुणे 10 की घात -7 और -7 मिलके हो जाएगा -14 बट्टे 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 और 0 यानी कि 2 जीरो, तो 50 का वर्ग आ जाएगा 2500 गुणे 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -4। इसके बाद F बराबर, अब 9 का गुणा जब 42.25 में करेंगे तो इसका मान आएगा 380.25 गुणे 10 की घात, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए -4 है, तो जब -4 ऊपर जाएगा घात में तो यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि 14 से ये 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -10, और -10 से जब ये 9 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा -1 और बट्टे में हो जाएगा 2500। अब इसके बाद F बराबर, यहाँ पर 0.1 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 380, फिर 0.1 अंक ले गए तो 2.5 गुणे 10 की घात -2 बट्टे 2500।
इसके बाद जब 2500 से इसको भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 1.521 गुणे 10 की घात -2, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.52 गुणे 10 की घात -2 प्रतिकर्षण बल था। इसका मात्रक होता है न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट दिया गया, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी तथा गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। यानी कि जो आवेश दिया गया था उसको 2 गुना करना है और दूरी को आधी करनी है, तो कितना बल लगेगा। तो अब की बार आवेश 2 गुना दिया गया है, यानी कि Q1 डैश मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2Q1, और फिर Q2 डैश बराबर मान लेते हैं 2Q2। तो दोनों आवेश जो है 2 गुने हो गए और दूरी आधी हो गई है, यानी कि R डैश बराबर मान लेते हैं R/2। यहाँ पे भी आपको प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, तो इसको मान लेते हैं अब की बार F डैश। तो जब सूत्र लगाएंगे कूलाम का नियम, तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 1/4πε0 Q1 डैश Q2 डैश बट्टे R डैश का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो जब इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा F डैश बराबर, इसका मान हो जाएगा, इसकी जगह पे कुछ नहीं रखना है आपको, सीधे 1/4πε0। इसके बाद Q1 डैश इसका मान है 2Q1, फिर Q2 डैश इसका मान है 2Q2 बट्टे R डैश की जगह पे जब R/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर, और बट्टे 2 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4 और पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणे 1/4πε0 इंटू यहाँ पर बचेगा Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, इतना आ गया। इसके बाद F डैश बराबर 16। अब ये मान पहले वाले के बराबर बन गया सूत्र, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हो आप F, क्योंकि अभी F बराबर पहले क्वेश्चन में हल किया गया है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 16 गुणे F का मान जो अभी निकाला गया था, इसका मान आया था 1.52, तो 1.52 गुणे 10 की घात -2। तो जब 16 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 24.32 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन। अगर इसको शुद्ध करेंगे तो 0.1 अंक बाद होना चाहिए, ये हो जाएगा 2.43 गुणे 10। देखिए ध्यान दीजिए, दशमलव बाईं तरफ जा रहा है, तो बाईं तरफ जाने पर घात प्लस में बढ़ती, जब यहाँ पर प्लस में बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 10 की घात -1 न्यूटन। तो इतना प्रतिकर्षण बल लगेगा जब आवेश 2 गुना और दूरी आधी कर दी जाएगी, तो 2.43 गुणे 10 की घात -1 न्यूटन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले A तथा B साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाए, तो अब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना है। यानी कि जो अभी क्वेश्चन नंबर आपको 12 बताया गया है, उसी क्वेश्चन का जो आवेश दिया गया और दूरी दी गई वो वही लेना है आपको, क्योंकि लिखा है यहाँ पर मान लीजिए अभ्यास 1.12 यानी कि 12, यानी कि जो क्वेश्चन पहले दिया गया उसी में जो आवेश दिया गया था वो वाला मान और दूरी वही प्रयोग करती है। तो देख लेते हैं उस गोले में, यानी कि उस क्वेश्चन में कितना आवेश दिया गया है। तो 1.12 में आवेश जो दिया गया है वो 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम है और दोनों गोलों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो यही दोनों मान क्वेश्चन नंबर 1.13 में प्रयोग करना है। तो आवेश का मान हो जाएगा Q बराबर 6.5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम और दोनों गोलों के बीच की दूरी है 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 50 गुणे 10 की घात -2 मीटर, इतना हो जाएगा।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है कि गोले ए तथा बी का साइज सर्वसम है, यानी कि जो दोनों गोले हैं वो समान हैं। इसके बाद फिर तथा इसी साइज का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में, यानी कि कोई तीसरा गोला लाया जा रहा है जो इस गोले के संपर्क में रखते हैं। तो मान लेते हैं जो तीसरा गोला लाया गया वो सी है। तो जब उसको ए के संपर्क में रखेंगे तो आपको पहले चैप्टर में बताया गया था जब जो दो वस्तुओं पर समान आवेश होता है और उनको आपस में संपर्क में रख दिया जाता है तो दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा जो होती है वो समान हो जाती है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि ए और सी, यानी कि जो गोला हम उसके संपर्क में रख रहे हैं उसको मान लेते हैं सी पर आवेश। तो इस पर जब आवेश ज्ञात करेंगे तो ए पर आवेश है Q, तो जब दोनों पर आवेश ज्ञात किया जाएगा तो फिर वो हो जाएगा Q/2, क्योंकि अभी बताया गया है कि जब दो संपर्क में रखे जाते हैं गोले तो उन पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। तो गोले ए पर आवेश था Q, तो जब दो गोले हो जाएंगे तो दोनों पर समान आवेश यानी कि आधा आधा बांट दिया जाएगा तो वो हो जाएगा Q/2 ए पर और सी पर। यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए पर जो आवेश है इसको मान लेते हैं हम लोग Q1 और इसका मान है Q/2। ये गोले ए पर आवेश हो गया। अब इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में, यानी कि जो अब ये गोला सी था अब इसको दूसरे गोले के संपर्क में रखना है। तो जब दूसरे गोले के संपर्क में रखेंगे तो अब की बार गोले बी और सी पर आवेश ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, गोले बी पर पहले से आवेश पता है, गोले बी पर जो आवेश था वो Q था और गोले सी को जो आवेश मिला वो हो गया Q/2। तो दोनों गोलों पर आवेश समान विभाजित करना है तो इसके लिए हम लोग इसका औसत निकाल लेंगे, यानी कि Q1 + Q2/2। तो इसको जब हल करेंगे लाशा लेके तो इसका लाशा आएगा 2, 2 से इधर गुणा होगा तो 2Q और 2Q + Q करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q और 2 दूनी 4, यानी कि इसका मान आ जाएगा 3Q/4। तो अब इतना आवेश जो है दोनों गोलों पर बी और सी पर विभाजित हो जाएगा। तो यहां से हम लोग बी गोले पर आवेश लिख लेंगे, यानी कि बी पर आवेश इसको मान लेते हैं Q2 बराबर हो जाएगा 3Q/4। तो आपको क्वेश्चन में बताया गया कि अंत में दोनों से हटा लिया जाए, यानी कि जो गोला सी रखा गया था वो दोनों के बीच से हटा लिया गया है। तो जब गोला हटा लिया गया है तो अब केवल दो गोले बचे हैं ए और बी, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है। तो आपको इन दोनों गोलों के बीच की दूरी पता है, तो सूत्र होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये हो जाएगा F बराबर, इसका मान होता है 9 × 10⁹ Q1 का मान है Q/2, ये हो जाएगा Q/2 और Q2 का मान है 3Q/4 बट्टे में हो जाएगा r²। तो r का मान था 50 × 10⁻² का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। इसके बाद जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा F बराबर 9 × 10⁹ ये हो जाएगा 3Q² बट्टे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 × जब 50 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 × 10⁻⁴। इसके बाद F बराबर 9 × 10⁹ × 3 × Q का मान रखेंगे 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, फिर बट्टे 8 का गुणा 25 में करेंगे तो 25 8 होता है 200 और फिर 2 जीरो आगे लग जाएंगे × 10⁻⁴। F बराबर 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, 6.5 का जब वर्ग करेंगे तो इसका मान आएगा 42.25 × 10⁻⁷ दूनी 14, इतना हो जाएगा। फिर × 10⁹
और ये -4 ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। और पट्टे में लिखा है 20,000, इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 1 2 3 4 यानी कि 10 की घात 4 इतना हो जाएगा। इसके बाद F बराबर 27 गुणे 42.25 गुणे 10 की घात, यहाँ पर घात दी -14 और इसको जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। -14 से 13 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1 और जब ये +4 ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4 और बट्टे में हो जाएगा 2 यानी कि F बराबर, जब 27 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका मान आएगा 1140.75 गुणे 10 की घात -5, जुड़ के हो जाएगा -5 और बट्टे में हो जाएगा 2 यानी कि जब 27 का गुणा 42.25 में करेंगे तो इतना मान आएगा। इसके बाद F बराबर, जब 2 से इसको भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 570.375 गुणे 10 की घात -5। जब इसको शुद्ध करके मानक रूप में लिखेंगे तो F बराबर 0.2 अंक बाईं तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 5.7 गुणे 10 की घात, बाईं तरफ किया तो प्लस में 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3 न्यूटन। तो इतना प्रतिकर्षण बल आरोपित होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, चित्र 1.33 में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए। इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात Q/m अधिकतम है। यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है, इसमें ये 3 कण दिखाए गए हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा कण, और 2 प्लेटें लगाई गई हैं, एक धनावेशित प्लेट है और एक ऋणावेशित प्लेट है। तो इसमें आपको इन तीनों कणों के चिन्ह बताने हैं और ये बताना है कि आवेश संहति अनुपात यानी कि Q/m जो है अधिकतम है किस कण का, यानी कि इन तीनों कणों में किसका Q/m अधिकतम होगा, ये भी आपको बताना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो धनावेशित प्लेट दी गई है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, तो जो ऋणावेशित कण होते हैं वो हमेशा धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं और जो धनावेशित कण होते हैं वो ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ते हैं, यानी कि अपने विपरीत चिन्ह की ओर मुड़ते हैं। अगर कण ऋणावेशित है तो प्लस की ओर मुड़ेगा, अगर धनावेशित है तो वो माइनस की ओर मुड़ेगा, यानी कि विक्षेपित होगा। तो यहाँ पर जो पहला कण और दूसरा कण है वो धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो गए हैं, यानी कि ऊपर की ओर। तो जब धनावेशित कण की ओर विक्षेपित हुए हैं, इसका मतलब पहले और दूसरे कण पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। और जो कण नंबर 3 है ये ऋणावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हुआ है, ऋणावेशित की ओर विक्षेपित हुआ है, इसका मतलब इस पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं ये देख लीजिए। तुम लोग लिख सकते हैं कि धनावेशित कण ऋण प्लेट की ओर तथा ऋणावेशित कण धन प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं। चित्र में कण 1 व 2 धन प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहे हैं, अतः कणों 1 व 2 पर ऋणात्मक आवेश है और कण 3 ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो रहा है, अतः कण 3 पर धन आवेश है। इसके बाद दिए हुए वैद्युत क्षेत्र में जो कण का अभिलंबवत विस्थापन होता है, इसका सूत्र होता है y बराबर 1/2 Q/m EX² प्रोपोर्शनल टू Q/m, यानी कि जो विस्थापन है वो किस पर निर्भर है, Q/m पर। तो चित्र से स्पष्ट है कि कण 3 का अभिलंबवत विस्थापन अधिकतम होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको कि आवेश बाई m पर निर्भर है विस्थापन, तो धनावेश है कण 3 पर, तो जब धनावेश है तो इसका मतलब उसका आवेश अधिक है, तो आवेश अधिक होने के कारण उसका विस्थापन अधिकतम हो जाएगा, और जब विस्थापन अधिकतम हो जाएगा तो इसका मतलब Q/m का अनुपात जो है वो भी अधिकतम होगा, अतः कण 3 के लिए Q/m का मान जो होगा वो अधिकतम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E बराबर 3 × 10⁻³ × I कैप
न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे आई कैप लगा होने का मतलब विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप दिया गया है। इसमें पहला सवाल दिया गया, इस क्षेत्र का यानी कि जो ये क्षेत्र दिया गया है, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है गुजरने वाला फाई ई यानी का मतलब विद्युत फ्लक्स क्या है। इसका विद्युत फ्लक्स आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है विद्युत क्षेत्र, यानी कि आपको लिखना है कैपिटल ई बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप। कैप का मतलब ये सदिश रूप दिया गया है, तो ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और इसका मात्रक दिया गया है न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसमें जो सवाल दिया गया है इसमें लिखा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा, यानी कि यहाँ पर जो भुजा दी गई है तो यहाँ पर हम लोग भुजा को मान लेते हैं x, यानी कि जो भुजा दी गई है उसको x मान लिया गया और इसका मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो पहले इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलने के लिए 10 गुणे 10 की घात -2 यानी कि 10 दिया था, मीटर बदलने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करते हैं तो ये बदल जाएगा मीटर में। तो यहाँ पर ये भुजा दी गई है और यहाँ पे बोला गया था वर्ग, तो यहाँ पर निकालना है आपको क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x का मान है 10 गुणे 10 की घात -2 इसका होल स्क्वायर। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 10⁻100 यानी कि वर्ग करने पर 100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 की घात 2 दूनी 4 यानी कि ये आ जाएगा -4। इसको आप लिख सकते हो 10 की घात -2। 100 का मतलब हो जाएगा 10 की घात 2 यानी कि प्लस का 2 बनेगा और प्लस का 2 जब इससे घटाएंगे तो 10 की घात -2। ये क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि तल जो है वाई जेड तल के समांतर है, तो जब तल वाई जेड के समांतर होगा तो उस समय जो क्षेत्रफल है वो एक्स अक्ष की धन दिशा में होगा और एक्स अक्ष का जो सदिश होता है वो आई कैप होता है। तो यानी कि यहाँ पे जब क्षेत्रफल का सदिश रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 10 की घात -2 ये आया था और आई कैप लग जाएगा, एक्स अक्ष का जो सदिश हो जाएगा और क्षेत्रफल है इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल का सदिश रूप हो गया और यहाँ पर दिया गया है विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप। फ्लक्स ज्ञात करना है तो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे कैपिटल ई का मान हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप और फिर गुणे ए का मान हो जाएगा 10 की घात -2 आई कैप। तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा यानी कि हम लोगों को डॉट लगाना है, डॉट लगा है तो डॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। जब इनका गुणा करेंगे तो ये 3 का गुणा इसमें किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात यहाँ पे 3 और यहाँ पे -2 है घात में, तो जब 3 से 2 घटेगा तो यहाँ पे 10 की घात केवल 1 बचेगा और आई कैप का मान जो होता है वो 1 होता है, यानी कि आई कैप का मान 1 होता है। तो जब इसका गुणा करेंगे 3 का गुणा 10 में तो ये हो जाएगा 3×30 यानी कि इसका मान आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये विद्युत फ्लक्स आ गया। तो ये याद रखना आप लोग, आई कैप बराबर होता है 1 और सदिश याद रखना एक्स अक्ष की धन दिशा में था तो आई कैप लिखा गया, अगर वाई अक्ष की धन दिशा में होगा तो जे कैप का प्रयोग करेंगे और अगर जेड अक्ष की धन दिशा में होता तो के कैप का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद इसी का सेकंड नंबर दिया गया है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। तो बाकी की सारी चीजें आपको वही प्रयोग करनी है, अब की बार एक्स अक्ष से 60 अंश का कोण बना रहा है, यानी कि यहाँ पर थीटा का मान दिया गया है 60 अंश और सूत्र ज्ञात करना है आपको विद्युत फ्लक्स, यानी कि यहाँ पे फाई ई का मान आपको ज्ञात करना है। सूत्र होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये अभी आपको सूत्र बताया गया था। तो यहाँ पर ई का मान यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अभी क्वेश्चन में दिया गया था ऊपर 3 गुणे 10 की घात 3। अब यहाँ पे आपको सदिश रूप प्रयोग नहीं करना है इसका, तो सदिश रूप जब नहीं लिखेंगे तो आई कैप हट जाएगा। इसके बाद क्षेत्रफल का मान आया था 10 की घात -2 फिर गुणे कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान हो जाएगा 60
अंश। तो ये हो जाएगा फिर 3 गुणे 10 की घात, यहाँ पे 3 से ये वाला जब 2 घटाएंगे तो 10 की घात बचेगा 1, फिर गुणे यहाँ पे cos 60 दिया है और cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे 10। इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10। तो जब ये काट दिया तो अब यहाँ पर आएगा फिर 3 गुणे और यहाँ पर ये 5। इसका जब गुणा करेंगे तो 5×3 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभ्यास 1.15 के समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जिसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखा है अभ्यास 1.15, यानी कि इसके पहले वाले प्रश्न में जो विद्युत क्षेत्र दिया है वो लेना है आपको। तो पहले इसके पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है E बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम। तो यही विद्युत क्षेत्र आपको क्वेश्चन नंबर 1.6 में प्रयोग करना है, यानी कि 1.16 में प्रयोग करना है। तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E बराबर 3 गुणे 10 की घात 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम, और विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा, यहाँ पर भुजा दी गई है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये भुजा बदल गई। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा गया था जिसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर, यानी कि घन के जितने भी फलक हैं वो तीनों फलक जो है निर्देशांक तलों के समांतर, यानी कि x, y, z तीनों तलों के समांतर हैं। तो घन में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या जो है घन से निर्गत रेखाओं की संख्या के समान हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन लागू होती है तो उस समय जो फ्लक्स का मान होता है वो 0 होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगर यहाँ जैसे यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में जिसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है, निर्देशांक तल यानी कि x, y, z, अगर इनमें से कोई एक तल दिया हो या फिर x, y या फिर y, z या फिर z, x, या तो फिर 2 तल दिए हो या फिर एक तल दिया हो तो वहां पर फ्लक्स ज्ञात होगा। लेकिन अगर तीनों फलक जो है और तीनों निर्देशांक समांतर दिए गए तो वहां पर जो घन में प्रवेश करने वाली रेखाओं की संख्या है वो घन से निर्गत रेखाओं की संख्या के बराबर हो जाती है, और ऐसा होने पर फ्लक्स का मान जो होता है वो 0 हो जाता है। जैसे अभी इसी के पहले वाले क्वेश्चन में आपको YZ तल के समांतर दिया गया था तो वहां पर फ्लक्स का मान ज्ञात किया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है बॉक्स के भीतर आवेश कितना है, यानी कि बॉक्स के भीतर कुल आवेश ज्ञात करना है। और सेकंड नंबर, तो पहले ए नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है नेट फ्लक्स यानी कि फाई, इसको लिखते हैं फाई ई बराबर, तो ये हो जाएगा 8.0 या फिर 8 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इतना दिया गया है। और आवेश आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय का सूत्र लगा देंगे। इसका सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। जब यहाँ से Q का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर फाई ई गुणे एप्सिलॉन 0, इतना हो जाएगा। इसके बाद फाई ई का मान दिया गया है 8 गुणे 10 की घात 3 फिर गुणे एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12, ये इसका मान हो जाएगा। इसके बाद 8 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 8×40, फिर 8×64, 64 और 4 मिलके हो जाएगा 68, फिर 8×64, 64 और 6 मिलके हो जाएगा 70। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा गुणे
10 की घात -12 से 3 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -9। इसके बाद दशमलव एक अंक बाईं तरफ लाएंगे, ये हो जाएगा 7.08 गुणे 10 की घात बाईं तरफ जाने पर दशमलव प्लस में घात बढ़ती है, तो प्लस का जब एक बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -8 कूलम। तो ये नेट आवेश आ जाएगा। इसके बाद इसी का सेकंड नंबर दिया गया है, यदि बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। यानी कि अगर बॉक्स के अंदर जो है फ्लक्स शून्य दिया तो इसके अंदर आवेश नहीं है और क्यों नहीं ये बताना है आपको। तो इसका सेकंड नंबर, अब की बार जो इसके अंदर फ्लक्स दिया गया है यानी कि फाई ई, इसका मान शून्य है। तो गॉस प्रमेय का जो कथन होता है वो होता है फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0। इसके अनुसार इसमें जो क्यू है वो बंद पृष्ठ से परिबद्ध नेट आवेश है और यहाँ पर जो फाई ई का मान दिया गया वो शून्य दिया गया। पहले ही क्वेश्चन बता दिया गया कि बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, तो फाई ई का मान शून्य है। तो जब फाई ई का मान शून्य होगा तो आवेश जो आएगा उसका मान भी शून्य आएगा, इसलिए बॉक्स के अंदर उपस्थित आवेशों का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि अगर पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है तो उस पृष्ठ के बॉक्स भीतर जो है कोई आवेश नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश पर निर्भर होता है। जब वैद्युत फ्लक्स शून्य है तो आवेश भी शून्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में दर्शाए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई 10 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस वर्ग से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या है। तो इसमें वैद्युत फ्लक्स का परिमाण ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया गया 10 माइक्रोकूलम आवेश, यानी कि आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा Q बराबर 10 गुणे 10 की घात -6 कूलम, या फिर इसको लिख सकते हैं Q बराबर 10 की घात -5 कूलम। और -6 से ये वाला 10 प्लस का निकल जाएगा तो यहाँ पे 10 की घात -5 कूलम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वर्ग दिया गया है, तो वर्ग को अगर हम लोग घन का एक फलक मान लें तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, यानी कि इस वर्ग को घन का एक फलक मान लिया गया। और घन में कुल फलक कितने होते हैं, 6। तो घन में 6 फलक होते हैं और यहाँ पर जो उपस्थित है एक फलक है। तो हम लोग जब इससे गुजरने वाला फ्लक्स यानी कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को घन का एक फलक मानते हुए, तो जब इसको हम लोग फलक मान लेंगे एक, तो इससे गुजरने वाला जब फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो इसको लिख देते हैं फाई डैश बराबर फाई ई बट्टे 6। इसका मतलब ये फाई ई यहाँ पर जो है पूरे घन से बद्ध फ्लक्स होगा और घन में 6 फलक होते हैं, तो 6 से जब भाग करेंगे तो हम लोग एक फलक का आ जाएगा और एक फलक का आ जाएगा तो इस फलक यानी कि इस वर्ग को ही घन का एक फलक माना गया है। तो इस घन से बद्ध यानी कि इस वर्ग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा। तो फाई डैश बराबर फाई ई, कुल फ्लक्स निकालने के लिए सूत्र होता है Q बटे एप्सिलॉन 0 और इंटू में हो जाएगा 6। इसके बाद आवेश दिया गया है 10 की घात -5, ये आवेश हो जाएगा। फिर बटे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12 और गुणे 6, इतना हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा फाई ई डैश बराबर 10 की घात -5 बट्टे, जब 6 का गुणा 8.85 में करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 53.1 गुणे 10 की, ये इसका मान हो जाएगा। इसके बाद फाई ई डैश बराबर, यहाँ पे दशमलव काटेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि इसको आप ऊपर लिख सकते हैं 10, दशमलव काट के ऊपर 10 गुणे 10 की घात -5 बट्टे 531 गुणे 10 की घात -12, इतना हो जाएगा। तो
तो ये 10 आप लोग समझ गए कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर आप गुणे में मान सकते हो 1, और जब ये दशमलव काटेंगे तो 1 0 बच जाएगा, तो इसी को लिखा गया 10। इसके बाद ये हो जाएगा 5e डैश बराबर, यहाँ पे जब 10 को 531 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.01883। ये इससे भाग करने पर आएगा, दशमलव के बाद 5 अंकों तक भाग किया गया, फिर गुणे 10 की घात -12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 12 से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद 5e डैश बराबर दशमलव 2 अंक दाईं तरफ ले जाएंगे तो 1.88 गुणे 10 की घात दाईं तरफ ले गए तो घात माइनस में बढ़ेगी, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। फ्लक्स निकाल रहे हैं, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये फ्लक्स निकला है ये घन के एक फलक का फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि 6 से भाग कर दिया गया था, और घन का एक फलक जो है दिए गए वर्ग के बराबर हो जाएगा। और फ्लक्स जो होता है वो भुजाओं पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए इस वर्ग की भुजा की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे वाले किसी घनी गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पर आवेश दिया गया 2 माइक्रोकूलाम, यानी कि Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर 2.0 दिया गया है, और 2.0 को 2 लिख सकते हैं, और इसको कूलाम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम। ये आवेश हो गया है। तो नेट फ्लक्स क्या है, यानी कि फाई ई आपको ज्ञात करना है, और सूत्र होता है फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर Q यानी आवेश का मान हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 बट्टे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो जब यहाँ 8.85 से 2 को भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 0.2259 गुणे 10 की घात, ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और +12 से जब -6 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। अब इसको जब शुद्ध करके लिखेंगे तो 0.1 अंक दाईं तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.26। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप अगली संख्या 5 से बड़ी है तो इसके पहले वाले में 1 जोड़ देते हैं, तो ये 5 से हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात दाईं तरफ गया है तो घात 1 माइनस में होगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा घात में 5। तो ये हो जाएगा 2.26 गुणे 10 की घात 5, और फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो ये कुल फ्लक्स हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स -1.0 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी कि इतना फ्लक्स दिया गया। तो इसमें पहला ज्ञात करना है आपको, यदि गॉसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गॉसीय पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, यानी कि जो त्रिज्या दी गई अगर ये 2 गुनी कर दी जाए तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को मान लेते हैं r बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गई। और विद्युत फ्लक्स दिया गया है फाई ई बराबर -1.0 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये फ्लक्स दिया गया है। तो गोलीय गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि फ्लक्स जो है वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं है। तो अगर त्रिज्या आप 2 गुनी कर दें या फिर 3 गुनी कर दें, फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं होता है। तो जब त्रिज्या 2 गुनी करेंगे तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो त्रिज्या पर निर्भर नहीं होता है, यानी कि त्रिज्या 2 गुनी करने पर भी फ्लक्स का मान -1.0 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, तो ये यही रहेगा। इसके बाद इसका सेकंड नंबर दिया गया है, बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आवेश ज्ञात करना है पृष्ठ के अंदर। तो इसके लिए कूलाम के नियम का प्रयोग कर देंगे, ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q बट्टे
एप्सिलॉन 0, यहाँ से आवेश ज्ञात करना है तो Q बराबर फाई ई गुणे एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा Q बराबर फाई ई का मान हो जाएगा -1.0 गुणे 10 की घात 3 गुणे एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो जब -1 में इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8.85 गुणे 10 की घात, यहाँ -12 से प्लस का 3 घटेगा तो घात आ जाएगी, -12 से 3 घटाएंगे तो घात हो जाएगी -9। आवेश ज्ञात कर रहे हैं, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम, तो ये आ जाएगा -8.85 गुणे 10 की घात -9 कूलम। इसके बाद अगला दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो गोले पर नेट आवेश कितना है, यानी कि आवेश ज्ञात करना है। यहाँ पर गोले से केंद्र की दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि r बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ये दूरी हो गई। इसके अलावा विद्युत क्षेत्र दिया गया है E बराबर 1.5 गुणे 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा और आवेश ज्ञात करना है तो सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। अब इसमें जब मान रखेंगे तो E का मान 1.5 गुणे 10 की घात 3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9 Q बटे R स्क्वायर। R का मान हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 3 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q बट्टे इसका वर्ग करेंगे तो 20 का वर्ग हो जाएगा 400 गुणे 10 की घात -2 दूनी 4। इतना हो जाएगा। यहाँ से आवेश ज्ञात करना है यानी Q। तो जब Q यहाँ से ज्ञात करेंगे तो ये बटे में दिया गया है, इधर गुणे में जाएगा, यानी कि 1.5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 400 गुणे 10 की घात -4 और बट्टे ये गुणे में दिया गया था तो बट्टे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ये हो जाएगा Q बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कि 6 15 चौको 60 और 2 जीरो लग जाएंगे। इसके बाद एक अंक पे दशमलव दिया गया तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा गुणे 10 की घात, यहाँ पे 9 प्लस का है, जब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -9 और -4 मिलके हो जाएगा 10 की घात -13 और -13 से प्लस का 3 निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 10 और बट्टे में हो जाएगा 9। इसके बाद Q बराबर, इसके बाद जब 600 को 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल आएगा 66.66, यानी कि यही संख्या आती रहेगी। फिर गुणे 10 की घात -10 Q बराबर दशमलव एक अंक बाईं तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 6.6, इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 10 की घात -9। बाईं तरफ ले गए तो घात प्लस में एक बढ़ जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा -9। आवेश ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक हो जाएगा कूलम। और आपको ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया गया था कि क्षेत्र त्रिज्यतः अंतर्मुखी है, तो अगर ये दिया होगा तो फिर जो आवेश होगा वो ऋणात्मक होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद अगला है 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है गोले पर आवेश और दूसरा है गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या है। तो पहले दिया गया 2.4 मीटर व्यास, यानी कि व्यास दिया गया है 2.4 मीटर, ये व्यास हो गया। तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, यानी कि जब R का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2.4/2। इसको जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मीटर, ये त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चालक गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।
तो गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई का मान 3.14 गुणे आर स्क्वायर यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर। तो जब 4 का गुणा 3.14 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1 5 और 4 3 12, 2 अंक पे दशमलव लग गया। इसके बाद गुणे 1.2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.44, ये इसका वर्ग हो जाएगा। इसके बाद a बराबर जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 18.0864। क्षेत्रफल है इसलिए मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं a बराबर 18.086। ये 4 है, जब शुद्ध करेंगे तो ये 6 रहेगा क्योंकि 5 से छोटा है, मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम लोगों को पहला जो ज्ञात करना था उसमें आवेश ज्ञात करना था। पहले नंबर पे ज्ञात करना है आपको आवेश। तो इसके लिए सूत्र आपको बताया गया एक, और इसमें क्वेश्चन में पृष्ठ घनत्व भी दिया गया है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखते हैं सिग्मा से, यानी कि सिग्मा बराबर दिया गया है 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सिग्मा पता है। अब सूत्र होता है सिग्मा बराबर Q बटे A, यानी कि पृष्ठ घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ से जब आवेश ज्ञात करेंगे यानी कि Q का मान, तो A इधर गुणे में आ जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब इसमें जब मान रखेंगे तो Q बराबर सिग्मा का मान हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -6 और फिर गुणे A क्षेत्रफल जो निकाला गया है यानी कि 8.086, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो Q बराबर आएगा, तो गुणा करने पर इसका मान आएगा 1446.912। तो यहाँ पर आवेश निकाल रहे थे और यहाँ पर ध्यान दीजिए गुणे 10 की घात -6 आवेश है, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो Q बराबर 0.1 अंक के बाद होना चाहिए, तो ये लिखेंगे 1.45। इसको शुद्ध कर दिया गया तो अगली संख्या 6 है यानी कि 5 से बड़ी, तो एक पहले वाले में जोड़ देंगे तो 1.45 गुणे 10 की घात। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 0.3 अंक इधर लेके आए, 1 2 3, तो घात जब प्लस में 3 बढ़ेगी यहाँ पर तो बचेगा -3, +3 घट जाएगा इससे कूलाम। तो इसका मान आ जाएगा 1.45 गुणे 10 की घात -3 कूलाम। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर है इसी का, गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। अब की बार गोले से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है, यानी कि फाई ई बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन 0। तो फाई ई बराबर Q का मान जो भी ज्ञात किया गया है यानी कि 1.45 गुणे 10 की घात -3 बट्टे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर 1.45 गुणे 10 की घात, ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 12 से 3 घटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 9 और बट्टे में हो जाएगा 8.85। इसके बाद यहाँ पर ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, इसको जब भाग करेंगे तो भाग करने पर इसका मान आएगा 0.1638। बस 4 अंकों तक बहुत है। इसके बाद गुणे 10 की घात 9। जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो फाई ई बराबर 0.1 अंक के बाद ले जाना है आपको, तो 1.64, यहाँ पे 3 था तो ये 4 हो जाएगा क्योंकि अगली संख्या 5 से बड़ी है, और गुणे में हो जाएगा 10 की घात 8। ये दशमलव दाएं तरफ ले गए तो घात माइनस में बढ़ेगी, तो जब -1 आगे बढ़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 8। वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर रहे थे, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर दूरी, यानी कि r बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻² मीटर। और न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र, ये E बराबर दिया गया है 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा ज्ञात करना है। इसके लिए आपको सूत्र बताया था E बराबर λ/2πε0 r। तो इसको हम लोग सही करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इस तरह भी बना सकते हैं E बराबर 1/4πε0 × 2λ/r, यानी कि यहाँ पर 2 से अंश में गुणा करेंगे और 2 से हर में, तो यहाँ पर 4πε0 बन जाएगा। ऐसा करने से हल करने में थोड़ा आसानी होगी। अब इसमें जब मान रखेंगे तो E बराबर 1/4πε0, इसका मान हो जाएगा 9 × 10⁹ × 2λ/r। अब इसमें हम लोगों को मान ज्ञात करना है लैम्डा का, तो बाकी की सारी चीज़ें इधर लेके आएंगे। तो यहाँ से जब लैम्डा निकालेंगे तो r बट्टे में दिया है, इधर गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा E × r, और बट्टे में आ जाएगा 2 × 9 × 10⁹9, इतना हो जाएगा लैम्डा बराबर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो E का मान दिया है 9 × 10⁴, तो E का मान हो जाएगा 9 × 10⁴। R का मान दिया गया 2 × 10⁻², और बट्टे में हो जाएगा 2 × 9 × 10⁹। तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। लैम्डा बराबर ऊपर हो जाएगा 10⁻+4 दिया, +4 से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और बट्टे में हो जाएगा 10⁹, यानी कि लैम्डा बराबर जब 10⁹ ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10⁻² और ऊपर दिया गया है +2, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁷। और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 1 × 10⁻⁷ कूलाम प्रति मीटर, या फिर लैम्डा बराबर इसमें 10⁻⁷ दिया है और यहाँ पर दशमलव जो होगा इसको लिखेंगे 1.0, तो दशमलव बाईं तरफ एक अंक इधर लाएंगे, यानी कि 0.10, दशमलव एक अंक जब इधर लाएंगे तो घात प्लस में बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -6, तो जब प्लस का 1 बढ़ेगा तो ये -6 हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर। तो इसको लिख सकते हैं लैम्डा बराबर 0.10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर। 10⁻⁶ का मतलब यहाँ पर माइक्रो लगा देंगे, तो 0.10 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इसमें पहला ज्ञात करना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, फिर दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और तीसरा है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए। तो इसमें 2 प्लेटें ली गई हैं, फर्स्ट प्लेट और सेकंड प्लेट। इनके भीतरी पृष्ठों पर विपरीत चिन्ह दिए गए हैं, एक पर प्लस है और दूसरे पर माइनस। तो पहली प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, फिर दूसरी प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, फिर इन दोनों के बीच में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है इनका परिमाण, यानी कि पृष्ठावेश घनत्व दिया गया है, और इसको लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर दिया गया है 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठावेश घनत्व जो है समान है, तो जब पृष्ठावेश घनत्व समान है तो E1 का परिमाण और फिर E2 का परिमाण, इन दोनों का मान भी जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है σ/2ε0, यानी कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करते हैं σ/2ε0। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों की तीव्रताओं का यानी कि E1 बराबर E2 हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पर जो पृष्ठावेश घनत्व है वो समान है।
तो इसमें जो पहला दिया गया है कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो इसमें ध्यान दीजिए, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में बिंदु दिया गया है E। यहाँ पर जो E1 है, तीव्रता E1, ये धनावेश के कारण प्लेट से दूर, और E2 जो है प्लेट की ओर होती है। तो जब बिंदु A पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो ये हो जाएगा E A मान लेते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में है, तो विपरीत दिशाओं में होने के कारण E1 का परिमाण माइनस E2 का परिमाण, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो E1 का मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 का मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर दोनों का मान समान है, तो इसका मान हो जाएगा 0, यानी कि पहली प्लेट के बाहरी क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान 0 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर, तो दूसरी प्लेट के बाहर बिंदु लिया गया B। तो यहाँ पर जब विद्युत क्षेत्र निकालेंगे परिणामी, तो इसको मान लेते हैं EB बराबर, यहाँ भी तीव्रताएं E1 और E2 दोनों की दिशाएं विपरीत है, तो यहाँ पर भी E1 का परिमाण माइनस E2 का परिमाण, क्योंकि इन दोनों की दिशा विपरीत है, तो इसका मान सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0, यानी कि दूसरी प्लेट के बाहरी क्षेत्र पर भी विद्युत क्षेत्र का मान जो होगा वो 0 होगा। इसके बाद प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर बिंदु C लिया गया, यहाँ पर दोनों तीव्रताओं की दिशा एक ही है, तो बिंदु C पर जब परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 का परिमाण और प्लस E2 का परिमाण, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है इसलिए यहाँ पर दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जब इसका मान लिखेंगे, तो सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा EC। C का मतलब बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र। इसके बाद EC बराबर, दोनों का हर बराबर है तो ऊपर जुड़ जाएगा सिग्मा और सिग्मा मिलके हो जाएगा 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। तो EC बराबर सिग्मा का मान दिया था 17.0 गुणे 10 की घात माइनस 22 और बट्टे एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। जब इसको भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 1.92 गुणे 10 की घात, ये माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और 22 से 12 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।